साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से पूरे देश में चर्चा का विषय रही है। यहाँ की चुनावी हवा सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिल्ली तक के समीकरण बदलने में सक्षम होती है। यही वजह है कि जब भी कोई बड़ा नेता कोई घोषणा करता है, तो उसका असर केवल एक पार्टी या क्षेत्र तक नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति तक दिखाई देता है। इसी पृष्ठभूमि में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष मायावती का एक बड़ा ऐलान सामने आया। उन्होंने आगामी चुनाव से पहले विशाल रैली करने की घोषणा की। जैसे ही यह खबर आई, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। मीडिया चैनलों पर बहसें शुरू हो गईं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं होने लगीं और गांव-गांव चौपालों में लोगों ने इसे अपने अंदाज में चर्चा का विषय बना लिया। तो जय भीम साथियों। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं, हम बहुजन समाज को सत्ता में वापस लाना चाहते हैं, तो आप बहुजन समाज से जुड़ी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो की पहुंच लोगों तक अधिक बढ़े। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मायावती लंबे समय से प्रदेश की सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखे हुए थीं। हालांकि वे पार्टी की गतिविधियों पर नजर बनाए रखती थीं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत सक्रियता कम दिखाई देती थी। ऐसे में अचानक से बड़े स्तर पर रैली का ऐलान करना अपने आप में संदेश था कि बीएसपी अब केवल प्रतीक्षा की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि जमीन पर उतरकर मुकाबला करेगी। यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम का ऐलान नहीं था, बल्कि बहुजन राजनीति के पुनर्जागरण का संकेत था। जैसे ही पता चला कि मायावती जी मैदान में उतर चुकी हैं, तो विपक्षी दलों में खलबली मच गई। जैसे ही यह खबर फैली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, दोनों पार्टियों ने तुरंत अपने अपने राजनीतिक सलाहकारों को बैठक के लिए बुलाया। दोनों दलों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि अगर मायावती का अभियान सही दिशा पकड़ लेता है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। अब क्या था, भाजपाइयों में जैसे बिजली सी दौड़ गई हो। योगी सरकार ने अपने जिलों के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे गांव-गांव जाकर यह पता करें कि बीएसपी की पकड़ किन इलाकों में फिर से मजबूत हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और युवाओं तक पहुंचने के लिए नए अभियान शुरू कर दिए। जनता में हलचल मच गई। रैली के ऐलान का असर केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहा। गांवों में, बैठकों में लोग यह सवाल करने लगे कि क्या मायावती फिर से अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं। दलित बस्तियों में उत्साह का माहौल दिखने लगा। कई पुराने कार्यकर्ता जो वर्षों से निष्क्रिय थे, उन्होंने फिर से पार्टी के साथ सक्रिय जुड़ाव दिखाना शुरू कर दिया। कुछ किसानों ने कहा कि अगर बीएसपी इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान समस्याओं पर गंभीरता से काम करती है, तो वे उसे मौका देने को तैयार होंगे। युवाओं में भी यह चर्चा थी कि बेरोजगारी और डिजिटल सशक्तिकरण पर अगर मायावती ने ठोस कदम उठाए, तो वे बड़ी संख्या में उनके साथ आ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना था कि मायावती का यह कदम केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है। दरअसल यह संदेश है कि बीएसपी समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीबों को एकजुट कर नए सामाजिक आंदोलन की नींव रख रही है। यही वजह थी कि यह ऐलान प्रदेश की राजनीति में चुनावी भूकंप जैसा साबित हुआ। इतना ही नहीं, पहला झटका विपक्ष दलों को लगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए यह ऐलान किसी चेतावनी से कम नहीं था। बीजेपी को डर था कि सबका साथ, सबका विकास की छवि को बीएसपी चुनौती दे सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी को चिंता थी कि उसके अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। इसीलिए विपक्ष ने समय रहते रणनीति बनाने का फैसला किया। योगी और अखिलेश दोनों ने अपने अपने नेताओं से साफ कहा, अगर अभी से तैयारी नहीं की गई, तो 2027 में बीएसपी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी हमेशा से एक अलग पहचान रखती है।
चाहे सत्ता में रही हो या विपक्ष में, पार्टी ने अपनी जड़ें बूथ स्तर तक बनाए रखी। यही वजह है कि मायावती की किसी भी घोषणा को हल्के में नहीं लिया जाता। उनकी राजनीति केवल चुनावी मंच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक संगठित ढांचे पर आधारित होती है। वह पुराने आधार को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। रैली के ऐलान के साथ ही मायावती ने संकेत दिया कि बीएसपी अब अपने पुराने जनाधार की ओर लौटेगी। दलित समाज हमेशा से बीएसपी की रीढ़ रहा है, लेकिन समय के साथ पार्टी की पकड़ ढीली पड़ गई थी। मायावती ने अब तय किया है कि वह गांव-गांव जाकर दलित बस्तियों में फिर से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगी। इसके लिए पार्टी ने मिशन बूथ योजना शुरू की है। हर बूथ पर कम से कम 5 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है कि वे स्थानीय लोगों से लगातार संपर्क में रहें, उनकी समस्याओं को सुनें और पार्टी तक पहुंचाएं। इस प्रकार का संगठनात्मक ढांचा बीएसपी को अन्य दलों से अलग करता है। बीएसपी की सोशल मीडिया टीम ने नए वीडियो, ग्राफिक्स और छोटे संदेश तैयार करना शुरू कर दिए हैं, जिनमें यह दिखाया जाएगा कि बीएसपी युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में क्या योजनाएं लेकर आएगी। युवाओं को आकर्षित करने के लिए बीएसपी छात्र संगठनों से भी संवाद कर रही है। कॉलेज और युवा बहुजन अभियान चलाया जा रहा है। मायावती का सदाबहार मुद्दा हमेशा से सामाजिक न्याय रहा है। रैली में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार दिलाना उनका उद्देश्य है। यहां तक कि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पार्टी केवल चुनावी घोषणाएं नहीं करेगी, बल्कि लंबे समय तक संगठनात्मक कार्यक्रम चलाएगी। दोस्तों, अब हम आपको उदाहरण के तौर पर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बीएसपी गांवों में छात्रवृत्ति योजनाओं और स्कूल सुधार की बात कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीएसपी छोटे-छोटे स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रही है, ताकि लोग इसे केवल चुनावी राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक अभियान समझें। आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर आर्थिक सहयोग देने की बात की जा रही है। और दोस्तों, बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासित संगठन है। अन्य दलों के मुकाबले बीएसपी में आदेश और अनुशासन का पालन ज्यादा कड़ा होता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए जाते हैं कि वे बिना विवाद केवल पार्टी के संदेश पर ध्यान दें। मायावती के भाषण और दिशा ही पूरे संगठन की रणनीति तय करती है। स्थानीय स्तर पर पार्टी के पास बूथ कमेटियां बनी रहती हैं, जो किसी भी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही बीएसपी लंबे समय से सत्ता से बाहर है, लेकिन उसने अपने बूथ नेटवर्क को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यही कारण है कि जब भी चुनाव आता है, बीएसपी अचानक से एक मजबूत ताकत बनकर सामने आती है। बीएसपी इस बार केवल दलितों पर नहीं रुक रही। पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय की ओर भी खास ध्यान देने का फैसला किया है। रैली में मायावती ने कहा कि मुस्लिम समाज और अन्य हाशिए पर रहे वर्ग भी बीएसपी की ताकत है। वे यह संदेश देना चाहती हैं कि बीएसपी केवल एक जाति की पार्टी नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज की आवाज है। अगर यह संदेश सफलतापूर्वक पहुंच गया, तो बीएसपी का आधार बहुत बड़ा हो सकता है। साथियों, राजनीति में अक्सर पार्टियां चुनाव नजदीक आने पर सक्रिय होती हैं, लेकिन मायावती ने इस बार संकेत दिया है कि उनकी पार्टी अब केवल चुनावी समय पर काम नहीं करेगी, बल्कि वह लंबे समय तक गांव-गांव जाकर अभियान चलाएगी। इससे जनता में भरोसा जागेगा कि बीएसपी उनके साथ केवल वोट लेने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक समस्याओं को समझने और हल करने के लिए भी खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी की रैली का ऐलान होते ही भाजपा खेमे में हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भलीभांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में एक छोटी सी लहर भी बड़े राजनीतिक बदलाव ला सकती है। 2027 का चुनाव उनके लिए केवल सत्ता बचाने का सवाल नहीं है, बल्कि यह भाजपा के राष्ट्रीय भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए बीएसपी की चुनौती को उन्होंने हल्के में नहीं लिया और तुरंत अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अपने प्रशासनिक अधिकारियों को सक्रिय कर दिया। उन्हें साफ निर्देश दिया गया कि वे गांव-गांव जाकर जनता की नब्ज टटोलें
और पता लगाएं कि किन मुद्दों पर बीएसपी लोगों को आकर्षित कर सकती है। सर्वे टीम जिलों में सर्वे कराए जाने लगे ताकि यह समझा जा सके कि बीएसपी किन क्षेत्रों में फिर से पकड़ बना रही है। पंचायत स्तर पर अधिकारियों को कहा गया कि वे युवाओं, किसानों और महिलाओं से बात करें और उनकी असली समस्याएं समझें। जहां बीएसपी का प्रभाव बढ़ने की संभावना थी, वहां सरकार ने विशेष योजनाएं लागू करने की तैयारी की, जैसे सड़क, बिजली, पानी और रोजगार से जुड़े कार्यक्रम। सबका साथ, सबका विकास को नए रूप में पेश करना बीजेपी का सबसे बड़ा नारा सबका साथ, सबका विकास रहा है। लेकिन मायावती का अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारों की बात करता है। इससे निपटने के लिए योगी सरकार ने तय किया कि अब विकास योजनाओं को विशेष वर्गों से जोड़कर दिखाना होगा। दलित बस्तियों में विशेष कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। किसानों के लिए कर्ज माफी और नई सब्सिडी योजनाओं पर चर्चा शुरू हो गई और युवाओं के लिए डिजिटल रोजगार मेले और स्टार्टअप योजनाओं की घोषणा पर विचार हुआ। इस तरह सरकार ने अपने विकास मॉडल को फिर से चमकाने की कोशिश की ताकि जनता को लगे कि भाजपा ही उनके हितों की असली संरक्षक है। बीएसपी का अभियान युवाओं पर केंद्रित था, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इसे ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए अलग रणनीति बनाई। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर छात्र सम्मेलनों का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया पर भाजपा के आईटी सेल को सक्रिय कर दिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और खेल सुविधाओं से जुड़े वीडियो पोस्ट किए जाने लगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के लिए भर्ती अभियान और नए अवसर की योजनाएं तेज कर दी गई। साथियों, योगी समझते हैं कि यदि युवाओं का एक बड़ा वर्ग बीएसपी की तरफ मुड़ा, तो यह भाजपा के लिए गंभीर खतरा होगा। इसलिए उन्होंने युवाओं को राज्य का भविष्य बताते हुए हर कार्यक्रम में उन्हें शामिल करने का प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा कानून व्यवस्था को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। मायावती ने जहां महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात की, वहीं योगी ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनकी सरकार पहले से ही इस पर ठोस काम कर रही है। महिला हेल्पलाइन 1090, मिशन शक्ति अभियान और महिला सुरक्षा बल जैसी योजनाओं को दोबारा प्रचारित किया गया। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और रोजगार से जुड़े कार्यक्रम तेज किए गए। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इससे भाजपा ने यह संदेश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान केवल वादे नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है। बीजेपी का आधार हमेशा से हिंदुत्व और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी टिका रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित किया कि 2027 के चुनावी माहौल में यह एजेंडा कमजोर न पड़े। इसी कारण अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को जनता के सामने रखा गया और सांस्कृतिक मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों को सरकारी स्तर पर बढ़ावा दिया गया। युवाओं को हिंदू गौरव और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने की कोशिश की गई। इस रणनीति का उद्देश्य था कि भाजपा का कोरा वोट बैंक मजबूती से उनके साथ बना रहे और बीएसपी के सामाजिक न्याय अभियान से प्रभावित न हो। अब योगी को डर सताने लगा कि अगर बीएसपी ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर लिया, तो अकेले भाजपा के लिए चुनौती बढ़ सकती है। योगी सरकार और भाजपा के रणनीतिकारों ने यह भी महसूस किया, इसलिए संभावित छोटे दलों और क्षेत्रीय संगठनों से बातचीत शुरू की गई। किसानों, पिछड़े वर्ग और व्यापारियों के संगठनों को साधने की कोशिश हुई। बीजेपी हमेशा से अपने चुनावी प्रबंधन के लिए जानी जाती है। इस बार भी योगी ने आईटी सेल, सोशल मीडिया टीम और जमीनी कार्यकर्ताओं को मिलाकर एक संयुक्त रणनीति बनाई। सोशल मीडिया पर मायावती के मुद्दों का जवाब तैयार किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में वॉर रूम बनाए गए, जहां से चुनावी गतिविधियों की निगरानी होगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया कि वे जनता की समस्याओं का समाधान तुरंत बताएं। हालांकि भाजपा के पास सत्ता, संसाधन और संगठनात्मक मजबूती है, लेकिन चुनौती यह है कि जनता को यह विश्वास दिलाना कि वह अब भी जनता की पार्टी है। पिछले कार्यकाल की कमियों को बीएसपी
और समाजवादी पार्टी बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने रखेंगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होगी कि वे जनता तक विकास, सुरक्षा और रोजगार की ठोस उपलब्धियां पहुंचाए। बीएसपी की रैली और मायावती की वापसी से सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी दल में दिखी तो वह थी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव अच्छी तरह समझते हैं कि दलित और पिछड़े वर्ग की एकजुटता अगर बीएसपी के पक्ष में चली गई तो सपा का वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है। इसके अलावा भाजपा का मजबूत संगठन और सत्ता का प्रभाव पहले से ही सपा के लिए चुनौती बना हुआ है। इसीलिए अखिलेश ने तुरंत अपनी रणनीति पर पुनर्विचार शुरू किया। अखिलेश यादव की राजनीति की रीढ़ हमेशा पिछड़ा वर्ग और किसान रहे हैं। यादवों के अलावा अन्य ओबीसी जातियों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश तेज हुई। कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, निषाद जैसी जातियों के नेताओं को पार्टी में ज्यादा जिम्मेदारी दी गई। अखिलेश ने किसानों को भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी ही उनकी समस्याओं का असली समाधान कर सकती है। गन्ना किसानों के भुगतान, बिजली दरों में कमी और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गारंटी जैसे मुद्दे उनके भाषणों में बार बार उठाए जाने लगे। सपा का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम समाज भी रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में मुस्लिम मतदाताओं में यह चिंता बढ़ी है कि सपा सत्ता में न आ पाने के कारण भाजपा को रोकने में सक्षम नहीं है। अखिलेश ने इस वर्ग को विश्वास दिलाने के लिए सुरक्षा, सम्मान और समानता का मुद्दा जोर शोर से उठाया। अल्पसंख्यकों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया और धार्मिक सौहार्द और भाईचारे के संदेश के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। इस तरह सपा ने यह संकेत दिया कि भाजपा की राजनीति का असली विकल्प वही है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अकेले दम पर भाजपा से मुकाबला करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय दलों और छोटे संगठनों से गठबंधन की कवायद शुरू की और राष्ट्रीय लोकदल के साथ किसानों के मुद्दे पर साझेदारी। कुछ पिछड़ी जातियों के छोटे दलों को साथ लाने का प्रयास जारी है। वामपंथी और प्रगतिशील संगठनों के साथ वैचारिक सहयोग पर चर्चा की। अखिलेश की रणनीति है कि सामाजिक न्याय का एक बड़ा गठबंधन खड़ा किया जाए ताकि भाजपा और बीएसपी दोनों को चुनौती दी जा सके। बीएसपी और भाजपा दोनों युवाओं पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव भी इस वर्ग को साधने में पीछे नहीं रहे। अखिलेश ने लैपटॉप वितरण योजना की याद दिलाकर युवाओं को जोड़ा। नौकरी और भर्ती में पारदर्शिता का वादा किया। सोशल मीडिया पर सपा का यूथ ब्रिगेड सक्रिय किया गया, जो हर मुद्दे पर युवाओं की आवाज उठाए। युवाओं के बीच अखिलेश की आधुनिक और पढ़े लिखे नेता की छवि को और मजबूत करने की कोशिश हुई। अखिलेश यादव का मानना है कि केवल जातिगत समीकरणों से चुनाव नहीं जीते जा सकते। उन्होंने मेट्रो, एक्सप्रेसवे और आईटी हब जैसी अपनी पिछली सरकार की उपलब्धियों को याद दिलाया। बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई। नई सोच, नया उत्तर प्रदेश का नारा दिया ताकि जनता को लगे कि सपा भविष्य में विकास का विकल्प हो सकती है। अखिलेश ने चुनावी रैलियों में दो मोर्चों पर हमला शुरू किया। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और कानून व्यवस्था की विफलता भाजपा सरकार में अधिक रही है। अखिलेश ने यह संदेशों में यह भी कहा कि मायावती की राजनीति अब पुरानी हो चुकी है और वह भाजपा को रोकने में सक्षम नहीं है। इस दोहरी रणनीति का उद्देश्य था कि मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के मतदाता सपा को ही असली विकल्प माने। हालांकि अखिलेश ने अपनी रणनीति मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। यादव मुस्लिम समीकरण पर निर्भरता सपा को सीमित करती है। गैर यादव ओबीसी और दलित मतदाता बीएसपी या भाजपा की ओर झुक सकते हैं। पार्टी संगठन अभी भी भाजपा की तरह व्यापक और अनुशासित नहीं है। साथियों, राजनीति की रोटियां सेंकने के लिए राजनीति की रणनीतियां, रैलियां और घोषणाएं तभी मायने रखती हैं जब वे जनता के मन को प्रभावित करें। मायावती की बहुजन रैली, योगी आदित्यनाथ की सरकार की सक्रियता और अखिलेश यादव की गठबंधन राजनीति, इन तीनों का असर सीधा सीधा जनता की सोच पर पड़ा। गांव गांव में सबसे ज्यादा चर्चा मायावती की रैली को लेकर हुई। दलित बस्तियों में एक नया उत्साह का माहौल दिखा। बुजुर्ग कहते दिखे, बहन जी,
अगर मैदान में आ गई तो फिर से सत्ता बदल सकती है। किसानों में मिश्रित प्रतिक्रिया रही। कुछ किसानों को मायावती की जमीन के अधिकार की बात पसंद आई, तो कुछ किसान भाजपा की सरकारी योजनाओं से संतुष्ट दिखे। ग्रामीण महिलाओं को मायावती का सम्मान और सुरक्षा वाला नारा दिल को छू गया। लेकिन योगी सरकार की मिशन, शक्ति योजना और राशन योजना ने भी उन्हें प्रभावित किया। शहरी क्षेत्रों में राजनीति का नजरिया थोड़ा अलग था। युवा वर्ग नौकरी, शिक्षा और अवसरों पर ध्यान देने वाले युवा सोशल मीडिया पर तीनों दलों की तुलना करने लगे। कुछ युवाओं ने अखिलेश को आधुनिक सोच वाला बताया, तो कुछ ने भाजपा को अवसर देने वाली पार्टी कहा। मध्यम वर्ग, महंगाई से परेशान मध्यम वर्ग भाजपा पर सवाल उठाता दिखा, लेकिन साथ ही बीएसपी पर भरोसा करने में झिझकता भी दिखा। व्यापारी वर्ग, व्यापारियों को भाजपा की नीतियों से कुछ नाराजगी थी, मगर वे स्थिरता के नाम पर भाजपा की ओर झुके हुए रहे। मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समाज की सोच में सबसे ज्यादा खींचतान रही। कुछ वर्गों का एक बड़ा हिस्सा सपा की तरफ आकर्षित रहा, क्योंकि वह खुद को भाजपा का मुख्य विकल्प मानता है। लेकिन कुछ वर्गों में मायावती की सुरक्षा और सम्मान की बातें भी असर डाल रही थीं। कई जगह यह चर्चा चल रही थी कि अगर सपा और बीएसपी एक हो जाएं, तो भाजपा को हराया जा सकता है। युवाओं में इस बार चुनाव को लेकर असामान्य उत्साह था। बीएसपी के नए अभियान ने युवाओं को समान अवसर और सामाजिक न्याय की दिशा में सोचने पर मजबूर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जंग साफ दिख रही थी। हर पार्टी का अपना ट्रेंड और हैशटैग था, और युवा उसमें खुलकर भाग ले रहे। महिलाओं का दृष्टिकोण बेहद महत्वपूर्ण था। बीएसपी मायावती की छवि महिला नेतृत्व की मिसाल के रूप में सामने आई। भाजपा योगी सरकार की राशन योजना, उज्ज्वला गैस, मिशन शक्ति ने उन्हें भाजपा के साथ जोड़े रखा। सपा अखिलेश ने महिला सम्मान पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया, जिससे कुछ वर्ग प्रभावित हुआ। महिलाएं इस बार निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में दिखीं। पहली बार जनता की प्रतिक्रिया केवल चौपालों या अखबारों तक सीमित नहीं रही। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहस और ट्रेंड चल रहे थे। युवा और पढ़ा लिखा वर्ग मायावती की वापसी पर उत्सुकता दिखा रहा था। भाजपा समर्थक अपने काम और योजनाओं को उजागर करने में लगे हैं। कुल मिलाकर जनता का मूड पूरी तरह एक तरफा नहीं है। समर्थक लगातार यह संदेश दे रहे थे कि असली विकल्प अखिलेश ही हैं। सोशल मीडिया ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। दलित और पिछड़े वर्ग मायावती की तरफ झुकते दिखे। किसान और व्यापारी अभी भी भाजपा की ओर झुक रहे। मुस्लिम समाज सपा को मजबूती से समर्थन दे रहा था। युवा तीनों पार्टियों में बंटे हुए नजर आए। इससे यह साफ हो गया कि 2027 का चुनाव किसी एक पार्टी की लहर पर नहीं, बल्कि मुद्दों, वर्गों और रणनीतियों पर निर्भर करेगा। मायावती की बहुजन रैली के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने लगे। भाजपा, सपा और बीएसपी तीनों दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में थे, लेकिन चुनावी सफलता इस पर निर्भर करती है कि कौन किसके साथ गठबंधन करता है और किस तरह वोटों का बिखराव रोक पाता है। भाजपा का कोर वोट बैंक ऊपरी जाति प्लस व्यापारी वर्ग प्लस शहरी मध्यम वर्ग है। योगी आदित्यनाथ दलित और पिछड़े वर्ग को योजनाओं और कानून व्यवस्था के सहारे जोड़ना चाहते हैं। भाजपा को विश्वास है कि हिंदुत्व और विकास का मिश्रण उसे सत्ता दिला सकता है। छोटे दलों जैसे निषाद पार्टी, अपना दल, एस और कुछ किसान संगठनों से भाजपा की बातचीत जारी रही। भाजपा का उद्देश्य है अपने वोट बैंक को मजबूत रखना और विपक्ष को बंटा हुआ दिखाना। मायावती का पूरा ध्यान दलित प्लस पिछड़ा प्लस अल्पसंख्यक प्लस महिलाएं इस बड़े सामाजिक गठजोड़ पर है। उन्होंने यह संदेश दिया कि बीएसपी ही सामाजिक न्याय की असली पार्टी है। अगर मायावती मुस्लिम समाज का भरोसा जीतने में सफल हो जाती है, तो सपा के वोट बैंक में बड़ी सेंध लग सकती है। बीएसपी किसी बड़े गठबंधन में अभी सीधे नहीं दिख रही, बल्कि स्वतंत्र रूप से मजबूती पाने की कोशिश कर रही है। बीएसपी का उद्देश्य है एक बार फिर किंगमेकर नहीं, बल्कि खुद सत्ता में वापसी करना। सपा का बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समाज है, लेकिन उसे दलित और गैर यादव पिछड़ों की कमी खलती है। अखिलेश ने आरएलडी और अन्य छोटे दलों से गठबंधन की कवायद तेज की। अगर सपा और बीएसपी का वोट बैंक मिल जाए, तो भाजपा के लिए कठिनाई बढ़ सकती है।
सपा का उद्देश्य है गठबंधन की ताकत से भाजपा को रोकना और खुद को मुख्य विपक्षी विकल्प बनाए रखना। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज थी कि क्या सपा और बीएसपी फिर से हाथ मिला सकते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन हुआ था, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। दोनों दल जानते हैं कि भाजपा को हराने के लिए साथ आना जरूरी हो सकता है, लेकिन नेतृत्व की दौड़ और आपसी अविश्वास सबसे बड़ी बाधा है। यदि सपा बीएसपी साथ आ जाते हैं तो भाजपा की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर वे अलग अलग लड़े तो भाजपा को फायदा मिलेगा। कांग्रेस यूपी की राजनीति में अब कमजोर स्थिति में है, लेकिन कुछ जगहों पर मुस्लिम और ऊपरी जाति वोट खींच सकती है। छोटे दल जैसे निषाद पार्टी, अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, एसबीएसपी आदि, ये दल चुनावी गणित बिगाड़ या बना सकते हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार स्थानीय स्तर पर वोटों का बिखराव करेंगे। अगर भाजपा प्लस छोटे दल साथ आते हैं, भाजपा का वोट बैंक मजबूत रहेगा। अगर सपा प्लस बीएसपी साथ आते हैं, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज मिलकर बड़ा गठबंधन बना सकते हैं। अगर तीनों अलग अलग लड़ते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा और नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। जनता अब केवल जाति या धर्म से तय नहीं कर रही, बल्कि विकास, रोजगार और सुरक्षा भी उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर कोई दल इन तीनों मुद्दों पर भरोसा दिला पाएगा, वही समीकरणों की असली कुंजी हासिल करेगा। गठबंधन भले ही कागज पर बने, लेकिन जनता का मन यदि नहीं जीता तो समीकरण बेकार साबित होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रही है। यहाँ का चुनावी माहौल केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल्ली की सत्ता तक उसका असर दिखाई देता है। 2027 का चुनावी मौसम भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। 2017 और 2022 में भाजपा ने भारी बहुमत से सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2027 में स्थिति पहले जैसी आसान नहीं है। इस बार बीएसपी की रैली ने सियासत को त्रिकोणीय मुकाबले की ओर धकेल दिया है। अब मैदान में सिर्फ भाजपा और सपा नहीं, बल्कि मायावती भी बराबर की दावेदार के रूप में खड़ी दिख रही है। इस बार सिर्फ आशा ही नहीं की, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सत्ता हासिल करेगी। 2027 के चुनावी माहौल को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। रोजगार और बेरोजगारी, युवाओं के लिए सबसे अहम सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, गांव और शहर दोनों जगह गूंजता मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा और भागीदारी, मायावती और सपा दोनों इसे केंद्र में ला रहे हैं। किसानों की समस्याएं, फसल का मूल्य, कर्ज और मंडी व्यवस्था, संविधान और सामाजिक न्याय बीएसपी का मुख्य एजेंडा, लेकिन सपा और कांग्रेस भी इसे उठाने लगी हैं। कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाएं भाजपा का मुख्य फोकस, जिसे योगी सरकार उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। यह साफ है कि 2027 का चुनाव जातीय समीकरण के साथ साथ मुद्दों का चुनाव भी बन गया है। गांवों में किसान और दलित समाज मायावती की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। शहरों में युवा और मध्यम वर्ग भाजपा और सपा के बीच बंटे हुए हैं। अल्पसंख्यक समाज सपा का पारंपरिक आधार रहा है, लेकिन बीएसपी की सक्रियता उन्हें विकल्प दे रही है। महिलाएं योजनाओं और सुरक्षा मुद्दों पर बंटी हुई नजर आ रही है, लेकिन मायावती का महिला नेतृत्व आकर्षण पैदा कर रहा है। भाजपा उपलब्धियों और डबल इंजन विकास मॉडल पर जोर दे रहा है। सपा बेरोजगारी, किसान और युवाओं के मुद्दों पर आक्रामक हो गई है। बीएसपी संविधान, सामाजिक न्याय और दलित पिछड़ा महिला गठजोड़ पर केंद्रित है। यह तीनों दल अलग अलग दिशा से जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीएसपी का अभियान लगातार मजबूत हुआ तो त्रिकोणीय मुकाबला भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर सपा और बीएसपी अलग अलग लड़ी तो भाजपा के लिए राह आसान हो जाएगी, लेकिन अगर मायावती और अखिलेश समझौता कर लेते हैं तो चुनाव का नतीजा पूरी तरह बदल सकता है। कांग्रेस और छोटे दल भले ही बड़े खिलाड़ी ना हो, लेकिन सीटों का गणित बदल सकते हैं। 2027 का सबसे बड़ा अंतर यह है कि जनता अब सिर्फ मतदाता नहीं, बल्कि भागीदार बन गई है। गांव गांव बैठकें हो रही हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए
राजनीतिक चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। युवा ऑनलाइन मंचों पर बहस कर रहे हैं और अपने मुद्दे सामने रख रहे हैं। किसानों ने संगठित होकर अपनी मांगों को चुनावी बहस का हिस्सा बना दिया है। कुल मिलाकर 2027 का चुनावी माहौल साफ करता है कि यह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारों और मुद्दों की लड़ाई भी होगी। जनता अब ज्यादा जागरूक है और वही तय करेगी कि किसे सत्ता में आने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति हर बार देश के लिए एक दिशा तय करती है। यहाँ के चुनाव केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहते, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा असर डालते हैं। 2027 का चुनाव भी कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक होने जा रहा है, जहां मायावती, अखिलेश और योगी तीनों की रणनीति, संगठन और मुद्दों का टकराव साफ दिखाई दे रहा है। मायावती की रैली ने यह साबित कर दिया कि बीएसपी अब केवल अतीत की पार्टी नहीं है। यह पार्टी संगठन के बूथ स्तर तक सक्रिय होने, युवाओं को जोड़ने और महिलाओं पर फोकस करने से बीएसपी ने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा पाया है। मायावती का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और हाशिए पर खड़े लोग अब सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका में आना चाहते हैं। भाजपा आज भी संगठन और संसाधन के मामले में सबसे आगे है। योगी आदित्यनाथ की छवि कड़े प्रशासक की है और भाजपा कानून व्यवस्था व विकास परियोजनाओं पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अगर त्रिकोणीय मुकाबला तेज हुआ, तो भाजपा को अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और किसान समस्याएं भाजपा की चिंता बनी हुई है। अखिलेश यादव के लिए 2027 चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। अगर सपा दलित और अल्पसंख्यक समाज को साथ रख पाती है, तो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन यदि बीएसपी उसका वोट बैंक खींच लेती है, तो सपा को नुकसान हो सकता है। गठबंधन ही सपा के लिए सबसे बड़ा विकल्प है, लेकिन भरोसा और नेतृत्व की लड़ाई उसे मुश्किल में डालती है। साथियों, 2027 का चुनाव केवल नेताओं या पार्टियों का नहीं होगा, बल्कि जनता का चुनाव होगा। गांव-गांव की बैठकें, महिलाओं की भागीदारी, युवाओं का सोशल मीडिया पर सक्रिय होना और किसानों का आंदोलन, सब मिलकर यह दिखा रहे हैं कि जनता अब मूक दर्शक नहीं है। मतदाता अब मुद्दों पर सवाल कर रहा है। शिक्षा कहाँ है? रोजगार क्यों नहीं? स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों कमजोर हैं? महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? सबसे बड़ा और आखिरी मुद्दा, संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा कौन करेगा? यह सवाल तय करेंगे कि जनता किसे सत्ता सौंपेगी। अगर भाजपा बहुमत से जीतती है, यह साबित होगा कि जनता विकास और स्थिरता चाहती है। अगर बीएसपी सफल होती है, तो यह नया सामाजिक समीकरण राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा। और अगर बीएसपी स्वतंत्र रूप से अच्छा प्रदर्शन करती है, तो वह किंग मेकर भी बन सकती है और सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। 2027 के चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक सोच का परिवर्तन भी होंगे। जातीय समीकरण अब भी महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन उनके साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संविधान जैसे आधुनिक मुद्दे भी बराबर वजन रखेंगे। उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग और महिलाएं आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। अगर जनता ने बदलाव का मन बना लिया, तो 2027 के बाद यूपी की राजनीति में नया अध्याय लिखा जाएगा। साथियों, अगर मायावती की रैली ने यह साबित कर दिया कि राजनीति अब एक तरफा नहीं रही, भाजपा, सपा और बीएसपी तीनों दल अपनी अपनी रणनीति के साथ जनता तक पहुंच रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, बल्कि यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यह तय करेगा कि आने वाले दशक में सत्ता का चेहरा कैसा होगा। क्या भाजपा का दबदबा बरकरार रहेगा? क्या सपा वापसी करेगी? या फिर बीएसपी नया उभार लेकर आएगी? जनता की भागीदारी ही इस चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनेगी। साथियों, आपकी अपनी सच्ची साथी बीएसपी पार्टी, मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बहन जी की सरकार जरूर बनेगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।